नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक संयोजन के नियम। क्या पढ़ेंगे आज हम? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो किसी न किसी नियम का पालन करती हैं। जिन नियमों का पालन करती हैं उन नियमों को हम कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चलते हैं जानने के लिए ना। टॉपिक है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम। टॉपिक क्या है? रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, होता क्या है, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, इन्हें रासायनिक संयोग के नियमों के रूप से जाना जाता है। क्या है ये नियम? तो ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, और सबसे लास्ट जो है वो हमारा है गैलुसैक का नियम। सबसे पहले जानेंगे हम पहला नियम। क्या नियम है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था? सर्वप्रथम इस नियम को 1756 में एक रूसी वैज्ञानिक एम.वी. लोमोनोसोव ने दिया था। किसने? एम.वी. लोमोनोसोव ने प्रतिपादित किया था। सबसे मेन बात इसमें ये आती है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है, ठीक, ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट। ठीक, क्या किया जाता है? नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। तो इन्होंने क्या बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो हम किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं ना ही उसे नष्ट करते हैं, केवल हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बात क्लियर है? किस बात का नियम है ये? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर है? एक रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ का द्रव्यमान क्या रहता है? अपरिवर्तित। इनका कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया है A+V और ये बना रहे हैं C, तो हमारा ये कहना है कि अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा? उत्पाद का। तो इनका कहना ये था कि अभिक्रिया के बाद पदार्थ का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। मान लीजिए कि इन दोनों का 10 किलो हो, मान कर चल रहे हैं ना, तो इसका भी वेट कितना होगा? उतना ही। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं होता। ठीक है ना। इनका कहना था द्रव्यमान कैसा रहता है? संरक्षित। बात क्लियर है? चलो आगे। अर्थात इसका मतलब ये हो गया द्रव्यमान वही रहता है जो अभिक्रिया से पहले था, पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन को हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। कहता है रासायनिक समीकरण को किस नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है? रासायनिक समीकरण को किस नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है? किसी भी समीकरण को, जैसे एक समीकरण है N2 + H2 एरो 2NH3 या NH3। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें यहाँ मान लीजिए हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो ये गुणा क्यों कर रहे हैं या यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं, तो किस नियम के आधार पर कर रहे हैं? तो अभी हमने बताया कि यहाँ जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान इधर होगा। किसने सिखाया था हमें? तो नियम कौन सा काम करेगा? स्थिर अनुपात का नियम। सॉरी किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्या है? द्रव्यमान को संरक्षित करने के लिए हम यहाँ गुणा कर रहे हैं ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल भार कैसा रहता है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें अभिकारकों का और उत्पादों का कुल भार कैसा रहता है? बताओ भाई, ऑप्शन देखो। हमेशा बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता, हमेशा घटता है, हमेशा घटता या बढ़ता है। मान लीजिए एक अभिक्रिया है A+B, इससे बन रहा है C, तो ये कह रहे हैं इनका जो द्रव्यमान है बाद में उत्पाद बनने पर बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित नहीं होगा, या दोनों काम हो सकते हैं, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा परिवर्तित नहीं होता। किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार हमें पता है कि अभिकारकों का कुल जो द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान होता है हमारे उत्पाद का। बात क्लियर है? अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहला नियम बहुत अच्छे से सीख गए होंगे ना। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को प्राउड ने दिया था, और कब दिया था? सन 1799 में। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन किसने? प्राउड ने किया था, और कब किया था? 1799 में। अच्छा, क्या था ये नियम? किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का परस्पर भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इनका कहना यह था कि किसी भी यौगिक के तत्वों का भारात्मक अनुपात जो है सदैव कैसा रहता है? स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है। वहीं से ये नियम आया कि स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात सदैव कैसा होगा? स्थिर होगा। आगे इन्होंने कहा फिर चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, फिर चाहे वह किसी भी विधि से बनाया जाए, उनके तत्वों का अनुपात कैसा होगा? स्थिर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे जल को ले लें, H2O। ठीक, अगर H का द्रव्यमान देखें 2 है तो इसका तो हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का देखें तो होता है 16, और इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 कितना 8। अब इनका कहना ये है कि अब जल को आप किसी भी विधि से ले लो, प्रयोगशाला विधि से ले लो। कहाँ से ले लो? प्रयोगशाला में बना लो। ठीक है, और कहाँ से बना लें? कि किसी तालाब से ले लें, किसी कुएं से ले लें हैं, या बारिश वाला ले लें, कहीं से भी ले लो, समुद्र से ले लो। उनका कहना ये है कि कहीं से भी या किसी भी विधि से बनाया जाए, प्राप्त किया जाए, उसके तत्वों का जो रेशियो होगा वो सदैव यही होगा। इन सभी से जो हम जल ले रहे हैं उसके तत्वों का रेशियो जो है वो सदैव 1:8 में ही प्राप्त होगा। बात समझ गए? क्लियर है? किसी रासायनिक यौगिक में, ठीक, रासायनिक नहीं अच्छा लगे तो किसी यौगिक में ऐसे भी समझ सकते हैं, उसके अवयवी तत्वों को परस्पर भारात्मक अनुपात क्या रहता है? सदैव स्थिर। अब इनका जो भार का अनुपात है वो सदैव कैसा रहेगा? स्थिर, चाहे इनको किसी भी विधि से हम प्राप्त करें। क्लियर है? चलो आगे इसके बारे में एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक शुद्ध CO2 के नमूने में कार्बन का प्रतिशत इतना है, कितना? 27.27% कार्बन है तथा 72.73% ऑक्सीजन है। क्लियर है? उपस्थित है। ये कह रहा है ये आंकड़े किस नियम का समर्थन करते हैं? तो भाई अनुपात कैसा है? स्थिर। अनुपात कैसा है भाई दोनों का? और कार्बन का फिक्स है और ऑक्सीजन का फिक्स है, तो अनुपात कैसा हो गया? स्थिर। तो स्थिर अनुपात, तो नाम से ही पता चल गया किस नियम का पालन कर रहा है ये? स्थिर अनुपात के नियम का। तो हम किस पर आएंगे भाई? देखो, गुणित अनुपात गलत हो जाएगा ना, व्युत्क्रम अनुपात ये भी नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये नहीं कहता, वो तो ये कहता है कि अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान समान रहता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा रह गया? स्थिर संगठन का नियम, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर। सारी बातें क्लियर हैं? ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है गुणित अनुपात का नियम। किसका नियम है? गुणित अनुपात का नियम। समझेंगे क्या है ये नियम? इस नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था, और इसकी पुष्टि जो की थी इसने बर्जीलियस ने की थी। इसने बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम की पुष्टि की, और प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। बात क्लियर है? नियम क्या था तो समझेंगे। जब कोई भी दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 अथवा 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, मान लीजिए कोई 2 तत्व हैं, कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ये परस्पर आपस में क्रिया करें, 2 तत्व बनाएं, 2 बनाएं या 2 से ज़्यादा बना लें। मान लीजिए हमने बना लिया कि CO और CO2, ठीक, क्या 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, एक तत्व की मात्रा कैसी होगी? निश्चित। तो देखो इसकी तो मात्रा कैसी है? निश्चित मात्रा के साथ संयोग करने वाली दूसरी तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं परस्पर एक सरल अनुपात में होती हैं। परस्पर किस में होती हैं? सरल अनुपात में। ध्यान से समझेंगे। किसी यौगिक 2 ये तत्व हैं, ठीक, आपस में ये जुड़कर क्या बना रहे हैं?
अनेक यौगिक बना रहे हैं, जैसे CO बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। इसमें हमको देखना है कि कॉमन कौन है। एक कॉमन है कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो कार्बन के जस्ट विपरीत वाले को समझो, ठीक। दूसरे वाले तत्व को, किसको, दूसरे तत्व की मात्राएं लेनी है। तो समझो यहाँ कितनी है, इसका भार ले लो। O का है 16, ठीक, एक O का, यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इसको अगर हम निकालेंगे तो ये किस में हो गया, 1:2। तो उनका यही कहना था कि समान से दूसरा वाला जो तत्व है वो किस अनुपात में होता है, एक सरल अनुपात में। 1:2 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, या 2:3 हो सकता है। बात को समझे। चलो इसको कैसे पहचानेंगे, तो एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थों का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो ध्यान से समझो, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, MgO तथा MgOH का होल ट्वाइस। पहले चेक कर लें, देखो इधर Mg है, इधर भी Mg है, ये तो समान हो गया। दूसरे वाले तत्व को देखो, यहाँ O है और यहाँ OH है। पहली बात, ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो ये तो इस पर लागू नहीं होगा। इसमें समझेंगे NaCl और NaBr में समान वाला तत्व तो Na हो गया, लेकिन दूसरा वाला जो तत्व है ये भी एक जैसा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा इसमें देखें तो देखो यहाँ O को समान मान है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये भी इस पर लागू नहीं होगा। अच्छा इस पर देखते हैं, कार्बन समान है, तो दूसरे वाले तत्व को देखें तो अनुपात किसका है, 1:2 का। भाई यहाँ O का 1 है, यहाँ O के 2 हैं, तो किसका हो गया, गुणित अनुपात में है, यहाँ 1 है, यहाँ दुगना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। पहचान रहे हैं ना, दूसरे वाले तत्वों से इसको पहचानना है कि उन दूसरे तत्व का क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा या गुणित अनुपात होगा। अच्छा आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नाइट्रोजन विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का भिन्न अनुपात दर्शाता है। समझ गए, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक है, और अनुपात किसका भिन्न हो रहा है, ऑक्सीजन का। मतलब नाइट्रोजन समान होगी, ऑक्सीजन भिन्न होगी, किसका अनुपात हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा गुणित अनुपात। कौन सा हो जाएगा, गुणित अनुपात। भाई समझ लेना, दो तत्वों में एक तो समान है, किसका अंतर हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन का, दूसरे वाले तत्व का। चलो आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम निम्न यौगिक दर्शाते हैं। कौन सा यौगिक है जो गुणित अनुपात का नियम दर्शाता है, ध्यान से समझेंगे। सोडियम क्लोराइड, ठीक, और सोडियम ब्रोमाइड। भाई ध्यान से समझो, NaCl या NaBr। देखो Na तो कॉमन हो गया, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। अब डायरेक्ट ही समझ लेंगे ना, तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा। दूसरा ये कह रहा है सामान्य जल और भारी जल, H2O और D2O सेम नहीं है। आगे कास्टिक सोडा तथा कास्टिक पोटास, NaOH और KOH, ये भी नहीं होगा। अच्छा आगे कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्या है, SO2 तथा SO3। अब भाई ध्यान से समझो, इसमें S तो कॉमन है दोनों में, बचा कौन, O, तो किस रेशियो में है, 2:3। तो हमारा भाई यही आंसर क्या हो जाएगा, सही। अच्छा ध्यान रखना, ये दोनों सेम है, इसीलिए हम इसमें रेशियो निकाल रहे हैं। बात क्लियर है। चलो आगे जानेंगे इसमें से कि कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। पहचानो भाई, देखो यहाँ O सेम है, O तो समान है, तो क्या ये गुणित अनुपात में है, नहीं। O समान है लेकिन ये दोनों समान नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ध्यान से समझो, O समान है लेकिन ये दोनों तत्व तो समान नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ SN समान है, एक SN एक SN, लेकिन इसमें अनुपात किसका है, देखो 2 और 4, तो किसका हो जाएगा, 1:2। भाई यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, बाकी किसी में एक जैसा था ही नहीं। ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन नंबर D इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हैं। अब हमें लगता है कि इतने सारे क्वेश्चन करने से हम इसको तो पूरी तरह सीख ही गए हैं। अब चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या कह रहा है, तुल्य अनुपात का नियम। किसका, तुल्य अनुपात का नियम, या इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है ना। याद रखना, दोनों ही शब्दों को याद रखना, क्योंकि कभी कभार तुल्य के नाम से आ जाता है, कभी व्युत्क्रम अनुपात के नाम से आ जाता है। अच्छा इसकी जो खोज की थी या इसका प्रतिपादन रिचर्ड ने किया था, ठीक है, कब, 1972 में, ठीक है। नियम क्या था, नियम को थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना है, थोड़ा सा ये अच्छा सा टॉपिक है ना। क्या है, किसी एक तत्व
किसी एक तत्व की निश्चित मात्रा, एक तत्व की मात्रा कैसी होगी, निश्चित, क्लियर है, के साथ संयोग करने वाली दो भिन्न भिन्न तत्व, एक तत्व की मात्रा निश्चित है, उसे दो भिन्न भिन्न तत्व क्रिया करेंगे ना, तत्वों की मात्राओं का अनुपात समान होता है। बात समझ में आई। एक तत्व से, मान लो एक तत्व ए है, उससे दो तत्व क्रिया कर रहे हैं बी और सी। जब ए बी क्रिया कर रहा है तो ए बी बन रहा है, और जब ए सी क्रिया कर रहा है तो ए सी बनेगा, ठीक है। तत्व कौन सा समान है, ए। तो ये कह रहा है कि उनसे संयोग करने वाली दो भिन्न भिन्न तत्वों, दो भिन्न भिन्न तत्व कौन सी हैं, बी और सी, की मात्राओं का अनुपात समान होता है, जिसमें ये परस्पर संयोग करते हैं। जब ये आपस में परस्पर संयोग करें, बी और सी जब आपस में जुड़ेंगे तो इनकी मात्राओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है, जिसमें ये परस्पर संयोग करते हैं ना, अथवा उनका सरल गुणांक होगा, या तो समान होगा या सरल गुणांक के रूप में होगा। इसको समझेंगे यहाँ से ना, उसे उस उदाहरण से भी समझ सकते हैं या यहाँ से भी समझ सकते हैं। ध्यान से समझेंगे क्या समझना है। देखो पहला उदाहरण है, पहले से ही समझते हैं। यहाँ दे रखा है H2S और कौन दे रखा है, H2O। अब हमें पहचान कर बताओ एक समान कौन है, तो समान जो है वो हमारा है O, सॉरी वो तो है ही नहीं, H2 कौन है, H2 दोनों जगह समान है, तो भिन्न भिन्न कौन है, S और O। तो उनका कहना ये है कि जब ये S और O आपस में क्रिया करेंगे, ठीक, S और O, पहले तो रेशियो लिख लो कितना है इसका 32 और इसका कितना है 16, ठीक है, इसका 32 उसका 16। तो पहले तो दोनों को बराबर कर लो। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो दोनों का द्रव्यमान कैसा होगा, बराबर। बराबर कब होगा, जब हम O में 2 से गुणा कर दें। कितने से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 32 हो जाएगा। और सेम इसी रूप में ये आपस में संयोग करेंगे। किस रूप में, एक S का और O के 2, ठीक है। तो ध्यान से समझो, H2 तो कॉमन, जब ये S और O आपस में क्रिया करेंगे तो O की हमें लेने पड़ेंगे कितने, 2, तो क्या बनेगा, SO2। बात समझ में आ गई। दोबारा से परिभाषा को समझ लेना कि किसी एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करने वाली दो भिन्न भिन्न तत्वों की मात्राओं का अनुपात समान होता है, जिसमें ये क्या करते हैं, परस्पर संयोग करते हैं। जहाँ ये दोनों आपस में संयोग करेंगे उसमें मात्राओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो हमने मात्रा यहाँ समान की, कब की, जब 16 में 2 का गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना है 32, तो O के 2 लेंगे, S का 1, क्या बन गया, SO2, ठीक है। इसको भी समझो, इसमें देखो कार्बन सेम है, यहाँ O के 2 हैं, ठीक है, और S के 2, तो 16 दूनी 32 और वहाँ कितना है 64। अब इसे 32 को 64 में बदलना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो फिर से वही बन जाएगा, S का 1 O के 2। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। इससे संबंधित एक प्रश्न को कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये हम समझे या नहीं। ध्यान से समझना है। निम्न में से कौन सा युग्म व्युत्क्रम अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, बताओ भाई, इसमें से कौन सा ऐसा नियम है जो व्युत्क्रम अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ठीक, यहीं से शुरू करते हैं। देखो H कहाँ से कॉमन देखें ना, इसको समझेंगे। इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, इसमें तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा। यहाँ H का 1 है, यहाँ H के 2 हैं, यहाँ H के 3 हैं, ये N भी अलग अलग है, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। इसको समझो, P समान है। क्या समान है? P समान है तो H और Cl क्रिया करनी चाहिए। यहाँ HCl तो बन नहीं रहा, H2O बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ जाओ, N समान है। क्या समान है दोनों में? N, तो भाई आपस में OO क्रिया करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कौन क्रिया कर रहा है? NH, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, पहचान तो रहे हो ना। देखो यहाँ समझो, यहाँ P को देखो, किसको देखें? P को। P समान है, ठीक है, कौन क्रिया करेगा फिर? H और O, तो H और O इसी में क्रिया कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से पहचान सकते हैं। ये सिर्फ पहचान का तरीका है ना, ध्यान से समझना। देखो यहाँ इससे समझो, P एक जैसा है और O और H दूसरे तत्व हो गए, तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। यहाँ N एक जैसा था तो O और O आपस में क्रिया करते, लेकिन ये कुछ और कर रहा है। या फिर O को एक जैसा माने तो N और N क्रिया करते, ये भी अलग अलग है, तो ये नहीं होगा। यहाँ समझो, P एक जैसा था तो H और Cl क्रिया करते, लेकिन यहाँ H और O क्रिया कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम देखकर समझ रहे हैं कि
कि ये गलत है। इसको भी समझो, इसमें जो है अगर हम H को समान माने, किसको समान मान लें, H को समान मान लें, तो N और O क्रिया करता, जबकि यहाँ क्या आ रहा है H और Cl, जबकि Cl कहीं भी है ही नहीं, तो ये भी पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, एक बार घर पर इसी तरह से ट्राई करना, अपने आप ये ऑप्शन देखकर ही टिक लगाना सीख जाओगे। ठीक है ना, इसमें कोई नियम याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है गैलुसैक का नियम। किसका नियम है, गैलुसैक का नियम। क्या है, गैलुसैक जो थे वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। ध्यान से समझेंगे ये नियम क्या है। जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में, ताप व दाब की समान परिस्थितियों में जब दो या दो से अधिक गैसें क्रिया करती हैं, जब दो या दो से अधिक गैसें क्रिया करती हैं, तो संयोग करने वाली गैसों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। समझो, जब दो गैसें क्रिया कर रही हैं, मान लो ए क्रिया कर रही है बी से, ठीक, दोनों क्या हैं, गैस। ठीक है, दोनों क्या हैं, गैस। ठीक, तो संयोग करने वाली गैसों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के आयतनों में एक सरल अनुपात होगा। मान लो इसके दो आयतन ले और इसका एक, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। आयतन का अनुपात, किसका अनुपात है, आयतन का, सरल हो गया अनुपात। आगे ये कह रहा है, और इन क्रियाओं में यदि उत्पाद भी गैसीय हो, अगर मान लो कोई C बन रहा है और C भी क्या है, गैस, तो बनने वाले उत्पाद का आयतन भी क्रियाकारी गैसों के साथ एक सरल अनुपात में होता है। इस बात को बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। यदि दो अभिकारक, 2, 3, 4 जितने भी, यदि अभिकारक कैसी हों, गैसें हों, आपस में संयोग करें, ठीक, तो वो एक सरल अनुपात में संयोग करती हैं, और उसके फलस्वरूप बनने वाला जो उत्पाद है, अगर वो भी गैस है, तो तीनों, कौन, अभिकारक और उत्पाद, दोनों को लगा लेंगे हम, या अभिकारक 2 हैं तो 3 के हिसाब से देख सकते हैं, सभी कैसे होंगे, एक सरल अनुपात में। क्लियर है। अच्छा, 2 की बात कर रहे थे तो ये दोनों सरल अनुपात में है। अगर उसको भी, यदि उत्पाद भी गैस है, तो हम तीनों को ले लेंगे। मान लो इसका भी 1 हो या उसका मान लो 4 आ जाए, तो अनुपात हो जाएगा 2, 3 ले लेते हैं ना, कितना ले लेते हैं, 3 से जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि फिर गड़बड़ नहीं होगी ना, 3C। तो अब तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। अगर इन दोनों को देखें तब, और यदि ये भी गैस है तो तीनों को ले लेंगे, 2:1:3। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जैसे देखो एक उदाहरण दे रखा है ये कि 2H2 + O2 एरो 2H2O, तो समझो H2 के 2 अनुपात हैं, O2 का 1 है, और जो जल बना है अगर ये गैस हो, वाष्प के रूप में हो, जल वाष्प हो, तो हम बोलेंगे 2:1:2 का इनका आयतन का रेशियो है। बात समझ गए। आगे ये है कि गैलुसैक का नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है। इन्होंने प्रयोग किए थे, उसके बाद ही इस नियम को दिया था। ठीक है, समझते हैं इसके एक क्वेश्चन को। ये कह रहा है 1 लीटर नाइट्रोजन, ठीक है, तथा 3 लीटर हाइड्रोजन संयोग करके, अच्छा नाइट्रोजन जो है 1 लीटर है, ठीक, यहाँ लिख दें 1 लीटर, और हाइड्रोजन जो है वो 2 लीटर है। कितनी है, 2 लीटर संयोग करके 2 लीटर NH3 बनाते हैं। अमोनिया कितनी बना रहे हैं, 2 लीटर ना, का निर्माण करते हैं, यह व्याख्या करता है। समझो सरल अनुपात हो गया, वैसे भी समझ सकते हैं कैसे, 1:2:2 कैसा अनुपात है। तो ये किसके अनुसार हो जाएगा, जब भी आयतन की बात करें, किसकी बात करें, आयतन की, तो गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम कौन सा हो जाएगा। अच्छा, इसमें से ऑप्शन देख लो, स्थिर संगठन का नियम तो इसमें नहीं आएगा, ठीक, स्थिर संगठन का नियम ये नहीं है। हमें पता है किसी एक यौगिक के बारे में होता है, जैसे हमने बताया था H2O के बारे में, तो ऐसा तो यहाँ नहीं है, तो ये नहीं, ये तो पूरे की कह रहा है ना, पूरे का अनुपात, तो पूरे के अनुपात में स्थिर संगठन नहीं आएगा। गुणित अनुपात, गुणित अनुपात हमें मालूम है, ऐसा था CO/CO2, ठीक, या फिर ऐसे कह सकते हैं H2O/H2O2। इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का देखेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये भी पूरी तरह से गलत है। व्युत्क्रम अनुपात, तो यहाँ तीसरा कोई तत्व है ही नहीं, तो ये भी गलत है। अब तो हम सब कुछ पढ़कर आ चुके हैं, तो हमें पूरी तरह से इसकी जानकारी हो गई है। लास्ट ऑप्शन बचा गैलुसैक के गैसीय आयतन। अब समझो आयतन की बात उसने की है, 1 लीटर, 3 लीटर,
2 लीटर, तो कहीं ना कहीं आयतन की ही बात है, तो ऑप्शन बी इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, गैलुसैक के गैसीय आयतन के नियम की, किसकी व्याख्या कर रहा है ये, गैलुसैक के आयतन के नियम की। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर सारे के सारे नियमों को सीख गए होंगे। हम आपसे कहेंगे कि इन सभी प्रश्नों को एक बार आप सभी लोग लिख लें और उसकी प्रैक्टिस दोबारा से करें। ठीक, आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी इसको सीख जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।